हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस पर। देखिए, आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5। अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है तो चैप्टर नंबर 5 है प्राइमरी एक्टिविटीज। अगर आपके पास नई वाली बुक है बच्चों तो फिर चैप्टर नंबर 4 होने वाला है प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए, सबसे पहले भाई हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं, देन उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखो, अगर आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उस वजह से अगर अपन बात करें कि भाई बेसिक क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज का, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। सुनो, अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना आप इधर। प्राइमरी एक्टिविटीज अगर कहते किसे हैं तो सिंपल बात, पहले हम जान लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। पढ़ना हमको क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना तो हमको प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूरा पढ़ना है। बताऊंगा मैं आपको डिटेल के साथ में। सबसे पहले कि भाई एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों, अगर बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी हैं जो कि इनकम जनरेट करती हैं, उन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है बच्चों? उन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली नॉर्मल अगर अपन बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन जैसे कि टर्सरी सेक्टर में ही 2 सब सेक्टर और बना दिए गए हैं। वैसे अपन 5 भी बोल सकते हैं, मगर मुख्य तौर पर बोला जाए तो आपको 3 ही बोलना है। कैसे? कि टर्सरी सेक्टर में बच्चों 2 और बना दिए गए हैं, मतलब एक 4th नंबर का बनाया गया है क्वाटरनरी सेक्टर, और एक 5th नंबर का बनाया गया है क्वाइनरी सेक्टर। ठीक है, तो क्वाइनरी सेक्टर अभी हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, बिकॉज आपके इस चैप्टर में वो नहीं है। क्वाटरनरी सेक्टर लिख दिया है, लेकिन ये भी आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन नाम आया है एनसीईआरटी में उस वजह से। लेकिन बेसिकली मुख्य तौर पर अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप की आप 10th क्लास तक पढ़ के आते हो, 11th क्लास तक भी आप 3 टाइप की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हो। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें क्वाटरनरी और क्वाइनरी में क्या आएगा वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं भाई ह्यूमन एक्टिविटीज, तो आपको बेसिकली आंसर देना है 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं भाई 5 टाइप की होती हैं, तो उसको बोल देना कि हाँ भाई 5 टाइप की होती है, एक क्वाटरनरी होती है, एक क्वाइनरी होती है। 5 टाइप की आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए डिटेल के साथ अगर अपन बात करें, सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। इस चैप्टर में आप प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ोगे। इसके आने वाले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 5 न्यूज बुक के अकॉर्डिंग, आप सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, और चैप्टर नंबर 6 में आप टर्सरी एक्टिविटी, और इसी में क्वाइनरी आ जाएगा, उसी में आपका क्वाटरनरी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चैप्टर नंबर 6 में ही आप टर्सरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, क्वाटरनरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, क्वाइनरी एक्टिविटी के बारे में भी उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी का भाई चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी का 12th क्लास का। चलिए बच्चों, अगर अपन बात करें भाई प्राइमरी एक्टिविटी होता क्या है, कि भाई ऐसी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट पर डिपेंडेबल होती है, मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित होती हैं, रिलेटेड होती हैं, उन सबको प्राइमरी एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। जैसे कि लैंड से संबंधित, वाटर से संबंधित, ठीक है, वेजिटेशन से संबंधित। इसके अलावा अगर अपन बात करें बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, मिनरल्स से संबंधित, कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज की ऐसी एक्टिविटीज बेटा जिसमें यूटिलाइजेशन किया जाता है किसका? अर्थ रिसोर्सेज का। किसका किया जाता है? अर्थ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? उसको बोलते हैं अपन, चलो इसको सेव कर लेते हैं ताकि मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अगर अपन बात करें बेटा कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें अर्थ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि माइनिंग हो गई बच्चों, ठीक है, वेजिटेशन हो गया, लैंड से संबंधित कोई एक्टिविटी हो गई, मिनरल्स हो गई, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी एक्टिविटी में आएंगे। आगे बात करें अपन और कुछ एग्जांपल्स की, तो प्राइमरी एक्टिविटी में देखो हंटिंग आ जाएगा आपका, गैदरिंग आ जाएगा आपका, हाँ ठीक है, पेस्टोरल आ जाएगा आपका, फिशिंग आ जाएगा आपका, फॉरेस्ट्री आ जाएगा बच्चों, एग्रीकल्चर आ जाएगा, माइनिंग आ जाएगा, एंड क्वायरिंग आ जाएगा। तो ये सब किस में आने वाले हैं? ये सब आने वाले हैं, क्वायरिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आने वाले हैं बच्चों? ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं? प्राइमरी एक्टिविटी में आने वाले हैं। तो याद रखना है कि प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें, सिंपल एक वर्ड याद रखो, अर्थ रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से संबंधित, एनवायरमेंट से संबंधित सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आती है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, याद रखना है। चलो सेकंड अगर अपन बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखना है आपको। एक क्वेश्चन आएगा आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें, क्वेश्चन क्या है अगर आपका हो तो पहले मैं आपको दिखा दूं क्वेश्चन क्या है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन की ही बात करें अपन, क्वेश्चन की बात करें तो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आपका ये रहा,
तो आपका क्वेश्चन है बेटा ये वाला, देखो क्वेश्चन आपका ये है, देखा आपने, ये क्वेश्चन है, वाई आर द इनहेबिटेंट ऑफ कोस्टल एंड प्लेन रीजन्स एंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रेस्पेक्टिवली। अगर अपन बात करें बेटा कोस्टल रीजन में और प्लेन रीजन में अधिकतर लोग फिशिंग एक्टिविटी में और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, क्यों? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में बेटा एनसीईआरटी का ये है कि व्हाट आर द फिजिकल एंड सोशल फैक्टर विच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन डिफरेंट रीजन, कि भाई ऐसे कौन कौन से सोशल और फिजिकल फैक्टर है बेटा जो प्राइमरी एक्टिविटी को अलग अलग हिसाब से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सोशल फैक्टर देखने हैं और एक फिजिकल फैक्टर देखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कि भाई क्यों कोस्टल और प्लेन रीजन में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में और फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं। देन उसके बाद सेकंड वाला देखने वाले हैं कौन सा, सोशल फैक्टर और उसके अलावा फिजिकल फैक्टर प्राइमरी एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर बात करें कोस्टल रीजन की और अगर अपन बात करें कोस्टल रीजन की और प्लेन रीजन की, तो कोस्टल रीजन की पहले बात कर लेते हैं कि कोस्टल रीजन में रहने वाले अधिकतर लोग क्यों फिशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा कोस्टल रीजन होता क्या है, तो सिंपल बात कि भाई जो सीज होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, उनके आसपास का जो रीजन होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं। समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, उनके आसपास का रीजन क्या कहलाता है बेटा, कोस्टल रीजन कहलाता है, ठीक है। और ये कोस्टल रीजन इनको क्या प्रोवाइड करता है बेटा, तो इनको फिश और एक्वेटिक एनिमल्स प्रोवाइड करता है, जलीय जीव जितने भी होते हैं, ठीक है। तो एक तो फिश प्रोवाइड करता है, फिश के अलावा और भी एक्वेटिक एनिमल्स जितने होते हैं वो प्रोवाइड करता है बेटा क्या, कोस्टल रीजन, इनको वहां पर रहने वाले पीपल्स को, ठीक है। अब यहाँ पर रहने वाले लोग डिपेंडेबल होते हैं बेटा किसके लिए, मैरिन रिसोर्सेज। मैरिन रिसोर्सेज में जैसे फिश आ जाएंगे बेटा, इसके अलावा प्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, ये सब क्या हैं, ये सब मैरिन रिसोर्सेज हैं। तो याद रखना है कि भाई अधिकतर लोग अगर अपन बात करें बेटा कोस्टल रीजन में फिशिंग पर डिपेंडेबल होते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि भाई कोस्टल रीजन होता क्या है, तो सीज और ओशियंस के आसपास का रीजन कोस्टल रीजन होता है। यहाँ पर लोग कोस्टल रीजन लोगों को प्रोवाइड करता है बेटा, फिश प्रोवाइड करता है और एक्वेटिक एनिमल प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर लोग डिपेंडेबल होते हैं बेटा मैरिन रिसोर्सेज पर, जैसे कि फिश और प्रॉन्स। इतना याद आपको रखना है। तो ये तो पहली बात हुई कि भाई कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग क्यों डिपेंडेबल होते हैं फिशिंग पर, या क्यों करते हैं अधिकतर फिशिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेन एरिया में लोग अधिकतर एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं बेटा, सुनिए ध्यान से। अगर अपन बात करें कि प्लेन रीजन में जो अधिकतर लोग होते हैं बेटा वो किस पर डिपेंडेबल होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेबल होते हैं। रीजन क्या है, प्लेन रीजन बेटा फ्लैट होता है, फर्टाइल होता है, उसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है। एनसीईआरटी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बेटा अपन ये, ठीक है, कि भाई प्लेन रीजन क्या होता है, फ्लैट होता है, फर्टाइल होता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चर की जा सकती है, याद रखना है, ठीक है, अच्छे से उसकी वृद्धि की जा सकती है। अब एग्रीकल्चर कौन कौन सी क्या करते हैं भाई, यहाँ पर राइस करते हैं, वीट करते हैं, कॉटन करते हैं मुख्य तौर पर। तो अगर अपन देखें तो सोयाबीन वगैरह और भी सारी एग्रीकल्चर के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, समझ पा रहे हो। तो भाई रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है कि प्लेन रीजन में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं। तो मुख्य रीजन क्या है, एक तो फ्लैट होता है भाई ये पूरा की पूरा रीजन, और फर्टाइल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादातर अच्छे से की जा सकती हैं। तो याद रखना है कि प्लेन रीजन में अधिकतर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में शामिल क्यों होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो रीजन होता है वो प्लेन होता है, फ्लैट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, अधिकतर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में शामिल होते हैं। दूसरी बात अगर अपन बात करें बेटा कि कोस्टल रीजन में अधिकतर लोग फिशिंग पर क्यों डिपेंडेबल होते हैं, या कोस्टल रीजन में अधिकतर लोग फिशिंग क्यों करते हैं, तो सिंपल बात है कि सीज और ओशियंस के आसपास का जो एरिया होता है वो कोस्टल रीजन कहलाता है, जो कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए फिश और इसके साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन आसानी से चला सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि कोस्टल रीजन में रहने वाले अधिकतर लोग फिशिंग करते हैं और प्लेन एरिया में रहने वाले अधिकतर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक बात कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो ये भाई आपका क्वेश्चन पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, सेकंड वाला क्वेश्चन ये था कि ऐसे आपको प्राइमरी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले, सेकंड क्वेश्चन ये है बेटा कि प्राइमरी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फिजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करने वाले फिजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अगर अपन बात करें फिजिकल फैक्टर की, तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटी को फिजिकल फैक्टर एक तो क्लाइमेट प्रभावित करता है भाई। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो प्राइमरी एक्टिविटी अच्छे से होगी भाई। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब अपन कह सकते हैं माइनिंग,
एग्रीकल्चर, ठीक है, एनवायरनमेंट से संबंधित एक्टिविटीज सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगी। तो अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है, सॉइल का टाइप अगर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छे से होगी तो एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है, टोपोग्राफी मतलब भू आकृति बेटा अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है। अब टोपोग्राफी की बात करें तो भू आकृति मतलब माउंटेनस एरिया है, हिली एरिया है या प्लेन एरिया है, तो टोपोग्राफी में अगर प्लेन एरिया होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे से की जा सकती है। तो याद रखना है कि प्राइमरी एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो क्लाइमेट आ जाएगा, सॉइल टाइप आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगा और इसके साथ साथ अपना एक और आ जाएगा वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 फिजिकल क्या है फैक्टर हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सुनिए सोशल फैक्टर की अगर अपन बात करें, हाँ टोपोग्राफी में अगर अपन बात करें इसको और देख लो कि अगर फ्लैट रीजन है तो बेटर है बेटा फार्मिंग के लिए, अगर हिली रीजन है तो बेटर है फॉरेस्ट्री के लिए। याद रखना है कि अगर हिली एरिया है, टोपोग्राफी का मतलब है कि किस टाइप का एरिया है, माउंटेनस है, हिली है, फ्लैट है, प्लेन है, किस टाइप का है, फ्लैट और प्लेन एक ही होता है लगभग। तो अगर अपन बात करें प्लेन या फ्लैट रीजन है तो फार्मिंग के लिए अच्छा है, हिली एरिया है तो फॉरेस्ट्री के लिए अच्छा है, इतना याद रखना है। दूसरी बात अगर अपन बात करें कि प्राइमरी एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाले सोशल फैक्टर में अगर अपन बात करें ट्रेडिशन आ जाएगा भाई, परंपराओं के हिसाब से क्या होता है, परंपराओं के हिसाब से एग्रीकल्चर करने का तरीका, फार्मिंग करने का तरीका, कल्टीवेशन का तरीका, माइनिंग करने का तरीका, ये सब बदलता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ साथ में चीजें बेहतर होती जाती हैं। पहले आपको पता हो कि भाई जब एग्रीकल्चर की जाती थी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कम भूभाग पर कम एरिया पर एग्रीकल्चर करते थे लोग, कमर्शियल उद्देश्य से कम होता था, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते थे लोग, और इसके साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पर इरिगेशन की व्यवस्थाएं भी कम थी तो बारिश पर अधिकतर लोग डिपेंडेबल होते थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ चीजें बदलती जाती हैं। मार्केट एक्सेस कि भाई अगर मार्केट आपके पास है, बाजार से आपकी दूरी कम है, आपके खेत की दूरी, तो अपन कह सकते हैं अगर मार्केट एक्सेस है तो इजीली आपको चीजें अवेलेबल भी हो जाएंगी, आप अपने जो गुड्स आपने जो प्रोड्यूस किया उसको आप बेच सकते हो, आसानी से सेल कर सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी होती हैं तो फिर क्या होता है कि आप प्राइमरी एक्टिविटीज को और अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि किसान भाइयों के लिए क्या करा देना, सस्ते दामों पर अपन चीजें अवेलेबल करा देती हैं गवर्नमेंट, अगर पॉलिसी अच्छी आती है, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लेकर के आती है तो किसान भाइयों के लिए क्या कर देना कि भाई सस्ते दामों पर चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल करा देना, इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं उनको लोन दिला देना कम ब्याज दर पर, ये सारी अगर ऐसी पॉलिसीज आती हैं तो किसान भाई क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज्ड होंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी को, तो सिंपल आपको याद रखना है कि 2 फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर की अगर अपन बात करें तो क्लाइमेट, सॉइल टाइप, वाटर की अवेलेबिलिटी और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में अगर हिली एरिया है तो फॉरेस्ट्री के लिए अच्छा है, अगर फ्लैट एरिया है तो अपन कह सकते हैं कि फार्मिंग के लिए अच्छा है। दूसरा आता है सोशल फैक्टर, दूसरा आता है बेटा अपना क्या, दूसरा आता है अपना सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में याद रखना है आपको ट्रेडिशन आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मार्केट एक्सेस आ जाएगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाएंगी। तो ये सोशल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर प्राइमरी एक्टिविटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर अपन बात करें ट्रेडिशन के साथ साथ में कल्टीवेशन करने का तरीका बदलता है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में कल्टीवेशन में सुधार आता है, मार्केट एक्सेस की बात करें तो जितना मार्केट आपके नजदीक होगा आप अपने गुड्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उनको अच्छे दामों पर सेल कर पाओगे, और गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर अच्छी हैं तो अधिकतर किसान भाई प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज हो सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है टोटली, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था बेटा इधर देख लो एक बार ध्यान से। देखो जो आपने क्वेश्चन देखा था भाई ये वाला भी कंप्लीट हो गया और ये लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया है, दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको डिटेल में कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके भूलने के चांस कम हैं, आपके भूलने के मतलब आप जो अपन ने पढ़ाया है या जो आपने पढ़ा है बेटा उसको आप नहीं भूल पाओगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना करके या डिटेल में पढ़ा करो, क्योंकि ज्योग्राफी एक क्या है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना समझे नहीं पढ़ पाओगे। जल्दी मत भागो, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको आराम से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। आराम से पढ़ने के साथ साथ में एक बात इतनी सी याद रखें कि आप कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, क्योंकि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा, उस वजह से ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। चलो
अब बात करते हैं आपसे कि भाई अगर अपन बात करें कि प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर आपकी एनसीईआरटी में नीचे दो लाइनें लिखी हुई हैं, जस्ट फर्स्ट वाले पैराग्राफ के दो लाइनें जो लिखी हुई हैं उनमें क्या लिखा हुआ है सुनो ध्यान से। जैसे मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, आप भी ऐसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। चलिए, अगर बात करें अपन कि भाई जो पीपल हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ऐसे पीपल जो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई वो आउटडोर नेचर ऑफ दिस वर्क, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं बेटा, आउटडोर घर के बाहर की सारी एक्टिविटीज करते हैं, नेचर के साथ मिले होते हैं। उस वजह से अगर अपन को कहें तो अपन इनको रेड कॉलर वर्कर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रेड कॉलर वर्कर्स कहने वाले हैं। इतना याद रखना है। चैप्टर नंबर 6 में आपकी पूरा की पूरा एक टॉपिक है कॉलर वर्कर्स, मतलब उसमें ऐसे टॉपिक तो नहीं आया, लेकिन उसमें क्या है बहुत सारी जगह अपन कह सकते हैं रिलेटेबल चीजें बताई गई हैं। तो उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, आपकी कॉलर का आपके काम से क्या संबंध है। समझ पा रहे हो? आपकी जो कॉलर है इसका आपके वर्क से आपके काम से क्या संबंध है ये बताया जाता है कॉलर वर्कर्स में। ठीक है, तो कॉलर जॉब्स क्या है कि आपकी कॉलर का आपके काम से क्या संबंध है, ये है कॉलर जॉब्स और इनको बोलते हैं कॉलर वर्कर्स। ठीक है, अगर बात करें अपन तो याद रखना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। दूसरी बात अगर अपन बात करें व्हाइट कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स, याद रखना है व्हाइट कॉलर वर्कर्स ऐसे वर्कर्स याद रखना है जो मेंटली तौर पर ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मेंटली तौर पर सोचने समझने का उनका ज्यादा काम होता है, जैसे कि मैनेजर हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहलाएंगे। तो याद रखना है टीचर, मैनेजर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब क्या कहलाएंगे? व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहलाएंगे। अगर बात करें ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करें तो फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं वो सब ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाने वाले हैं। जैसे कि बात करें अपन तो फैक्ट्री वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। तो ब्लू कॉलर वर्कर्स में याद रखना है कि फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर्स क्या कहलाएंगे? ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाएंगे, प्लम्बर, फैक्ट्री वर्कर्स और इलेक्ट्रीशियन, इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें अगर अपन तो पिंक कॉलर वर्कर्स, अगर पिंक कॉलर वर्कर्स की अपन बात करते हैं तो नर्स और सोशल वर्कर्स। तो याद रखना है पिंक कॉलर वर्कर्स, पिंक कॉलर वर्कर्स में नर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर या अपन का बात करें सोशल वर्कर्स आ जाएंगे, इतना याद रखना है। तो पिंक कॉलर वर्कर्स में नर्स और सोशल वर्कर्स शामिल होते हैं, इतना याद रखना है। गोल्डन कॉलर वर्कर्स, देखो गोल्डन कॉलर वर्कर्स की अगर अपन बात करें तो ये हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड और हाईली पेड, मतलब अपन कह सकते हैं हाईली इनका जो होता है वो पेड वाला जॉब होता है, मतलब इनको पैसा ज्यादा मिलता है, बस इतना सा याद रखना है। तो अपन कह सकते हैं कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आते हैं इसमें। तो याद रखना है कि गोल्ड कॉलर वर्कर्स, गोल्ड कॉलर वर्कर्स में हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आते हैं इसमें। एग्जाम्पल अगर अपन देखें सर्जन, कॉर्पोरेट लॉयर, सीईओ, रिसर्च साइंटिस्ट। तो सर्जन, कॉर्पोरेट लॉयर, सीईओ, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब किसमें आएंगे? गोल्डन कॉलर वर्कर्स में आने वाले हैं, इतना याद रखना है। ग्रीन कॉलर वर्कर्स में इन्वायरमेंट साइंटिस्ट आ जाएगा, या इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी काम करने वाले अपन कह सकते हैं वर्कर्स हैं। वैसे इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं अपन इनको, क्या बोल सकते हैं बेटा? इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं। तो ग्रीन कॉलर वर्कर्स में याद रखना है कि इन्वायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं या जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो काम कर रहे हैं वो सब किसमें आ जाएंगे? इन्वायरमेंट, जो ग्रीन कॉलर वर्कर्स में आ जाएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? ग्रीन कॉलर वर्कर्स में आ जाएंगे, इतना याद रखना है। समझ पा रहे हो? तो कॉलर वर्कर्स याद रखने हैं, कॉलर जॉब याद रखनी है आपको, आपके काम का संबंध आपके कॉलर से होता है, इतना याद रखना है। तो मैंने आपको बताया व्हाइट कॉलर, इसके अलावा ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, ग्रीन कॉलर और गोल्डन कॉलर याद रखना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर, इसमें भी थोड़ा सा रिलेटेबल चीजें आई हैं, उस वजह से मैंने ये बता दिया। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में भी आपके रिलेटेबल चीजें आने वाली है, तो वहां पर भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। चलिए, तो ये तो बात हुई भाई यहाँ तक की। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी रखी है जिसमें बस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कराई है आपको कि चैप्टर पढ़ना कैसे, कौन सी चीजें आप काम आने वाली हैं। तो इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी वो सब किस में आ जाएंगी बेटा? ग्रीन कॉलर वर्कर में आ जाएंगी। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो भाई अपन कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में अर्थ रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की जब भी बात की जाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में जितने भी लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में जितने भी लोग एंगेज्ड हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, याद रखना है। चलो
अगर आगे बात करें अपन तो ध्यान देना है आपको, यहाँ तक तो हमने क्या किया है, चैप्टर की स्टार्टिंग की है। अभी अभी हमने क्या किया है, इस लेक्चर में केवल चैप्टर की स्टार्टिंग की है। नोट्स आपके कंप्लीट बन चुके हैं, ठीक है, बस उनकी क्लासेस लेना बाकी है। तो क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पर जल्दी आने वाली हैं अब, ठीक है। तबीयत वगैरह सब ठीक हो चुकी है, और जल्दी शाम को पॉलिटी की एक और क्लास आने वाली है, पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। अब बात ये करते हैं, देखो बच्चों, आपने अभी सुना भी होगा और देखा भी होगा कि भाई पंजाब में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पंजाब में बहुत, अपन कह सकते हैं, फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से पंजाब के जितने भी साथी हैं उन सबको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी पंजाब के भाई बहन हैं उन सबको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, हम सब दुआ करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इसके अलावा और जितने भी यहाँ के लोग हैं और भी अलग अलग राज्यों के जितने भी लोग हैं, वो सब भी दुआ करते हैं कि भाई पंजाब वापस पहले जैसा हंसता खेलता हुआ, कि भाई पंजाब वापस पहले जैसा हंसता खेलता हो जाए, जैसा कि पहले पंजाब हुआ करता था, वापस पंजाब वैसा ही हो जाए। और जितनी भी परेशानियां हैं उन सब परेशानियों से पंजाबी भाई बहन जल्दी ही बाहर निकल जाएं, ठीक है। और रही बात, ये तो हम दुआ करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं आज कि देखो भाई, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, तो आप, अगर वो 12th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ इंग्लिश मीडियम में है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा बैच आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिना किसी फीस के, तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हम सब दुआ करते हैं कि भाई पंजाब में आने वाली जो फ्लड है वो अब कंट्रोल हो जाए, और वहाँ के लोग जैसा पहले हंसते खेलते रहते थे वापस वैसे ही उनकी कंडीशन, वैसे ही उनकी स्थिति आ जाए। समझ पा रहे हो? तो हम सकारात्मक रूप से क्या कर रहे होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में।